हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश माटा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडकेमिया। मेडकेमिया एक वो चैनल है जहाँ आपको फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है, हम आज डिस्कस करेंगे कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ की क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हम इसमें बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 जिसका कोड है BP501T, जो कि पीसीआई सिलेबस के हिसाब से बी फार्मा 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो उसके अंदर बेसिकली यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5th में किस तरह के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। तो जैसे मैंने कहा कि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 5th में जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी के ऊपर जो है हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले इसमें यूनिट 1 की बात हम करेंगे कि व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी हिस्टामाइंस। अगर आपको ध्यान हो, यूनिट 1 के अंदर सबसे फर्स्ट चैप्टर है एंटी हिस्टामाइंस। तो उसका सबसे मेन प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। क्या वो स्टिमुलेट करता है हिस्टामिन रिलीज को, फिर बी है ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर्स, फिर है इनिबिट हिस्टामिन सिंथेसिस, या फिर प्रोमोट करता है हिस्टामिन डिग्रेडेशन को। तो इसका सबसे सही आंसर है कि वो अपना ब्लॉक करता है हिस्टामिन रिसेप्टर्स को। तो हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, बाकी और किसी चीज के साथ ये अल्टरेशन नहीं करता, उसकी इनिबिट नहीं करता सिंथेसिस को, या फिर उसका डिग्रेडेशन नहीं करता। वो अपना रिलीज होता रहेगा हिस्टामाइन और ये उसके रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एंटी हिस्टामाइंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज नोन टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड कॉज ड्राउजीनेस। इनमें से ऐसी कौन सी वो ड्रग है जो कि ड्राउजीनेस को कॉज करती है बीबीबी को क्रॉस करने के बाद, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट है फिक्सोफेनाडीन, फिर है सिट्रीजिन, फिर नेक्स्ट है लोराटाडीन और एंड में है डाइफेनहाइड्रामीन। तो इसका सबसे सही आंसर है डाइफेनहाइड्रामीन, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन है। तो ये इससे है ड्राउजीनेस कोज होती है, सुस्ती आती है, सेडेशन कोज होती है इस ड्रग को लेने के बाद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूनिट फर्स्ट के अंदर। तो उसके बेस पे ये नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज अगर आप करें पीपीआईज यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, सो विच कैन लीड टू, तो इसमें से क्या जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन निकल के आएगी अगर हम काफी लंबे समय तक जो है पीपीआईज को यूज करें। तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर हाइपर कैलेमिया। तो क्या वो हाइपर कैलेमिया कोज करेगा। हाइपर कैलेमिया का मतलब कि पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए अगर ब्लड के अंदर। उसके बाद है इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक एसिडिटी, फिर है हाइपोमैग्नीसीमिया यानी कि जो है मैग्नीशियम का लेवल कम हो जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि हाइपरनेट्रीमिया यानी कि सोडियम का जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाए ब्लड के अंदर। तो इसका सबसे सही आंसर है, अगर हम इसका लॉन्ग टर्म यूज करें तो ये कोज करता है हाइपोमैग्नीसीमिया, क्योंकि ये मैग्नीशियम के रीअब्जॉर्प्शन को अल्टर करता है, वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो इसलिए जो है उसका एक्सक्रीशन बढ़ाएगा। बढ़ाने से जो है हाइपोमैग्नीसीमिया कोज हो जाएगा, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन जो है वो घटता चला जाएगा अगर हम पीपीआई इसको ज्यादा टाइम के लिए यूज करें तो। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये पीपीआईज पर ही बेस्ड है कि पीपीआईज आर स्ट्रक्चरली डिराइव्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ कंपाउंड। ये बेसिकली जो है ये स्ट्रक्चर बेस्ड जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसके अंदर स्पेसिफिकली जो है कौन सा मोइटी लगी हुई होती है उसके अंदर पीपीआईज के अंदर। तो अगर आपने इनकी स्ट्रक्चर किए हो तो आप आसानी से इसका जो है आंसर कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है बेंजीमिडाजोल, फिर है बेंजोडायाजिपिन, फिर नेक्स्ट है पाइरिमिडीन, या फिर क्विनोलोन। तो इसका सबसे सही आंसर है बेंजीमिडाजोल। अगर आप जितने भी इन ड्रग्स के स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर आपको जो है बेंजीमिडाजोल का बेसिक मोइटी बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। सो द आंसर इज ए, दैट इज बेंजीमिडाजोल।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 1 के अंदर एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, तो उसके बेस पे है कुछ क्वेश्चंस, उनको अब हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। तो ये बेसिकली इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से लिया हुआ है कि कौन सी ड्रग जो है इसमें से वो सेल साइकिल स्पेसिफिक है, मतलब वो पर्टिकुलरली उसी सेल साइकिल पर ही, उसी फेज पर ही जो है जाके वो एक्ट करेगी। इसमें क्वेश्चन है साइक्लोफॉस्फामाइड, ऑप्शंस हैं इसके अंदर साइक्लोफॉस्फामाइड, फिर है विनक्रिस्टीन, नेक्स्ट है सिस्प्लेटिन या फिर डेकार्बाजिन। तो अगर हम बात करें साइक्लोफॉस्फामाइड एल्काइलेटिंग एजेंट है, तो ये तो एल्काइलेशन जो है कोज करेगा, तो ये जो है सेल साइकिल स्पेसिफिक नहीं होते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट्स। उसके बाद है इसमें सिस्प्लेटिन, ये मिसलेनियस है, ये भी नहीं होते। फिर है डेकार्बाजिन जो कि एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आती है, दे आर आल्सो नॉट द सेल साइकिल स्पेसिफिक। तो इसका आंसर है विनक्रिस्टीन, ये विन का एल्केलॉइड्स के अंदर आता है, या फिर इसको अगर हम सिलेबस दिए देखें पीसीआई का, तो उसके अंदर इसको प्लांट प्रोडक्ट्स के अंदर इस ड्रग को दिया हुआ है विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टिन। तो दीज ड्रग्स आर द सेल साइकिल स्पेसिफिक। तो इसका आंसर रहेगा बी, विनक्रिस्टीन। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीनियोप्लास्टिक के अंदर, इसमें दिया हुआ है कि विच ड्रग इज क्लासिफाइड एज अ टोपो आइसोमेरेस इनहिबिटर। कौन सी ड्रग है इसमें जो टोपो आइसोमेरेस इनहिबिटर को, मतलब टोपो आइसोमेरेस जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करती है, उसके फंक्शंस को जाके ये अल्टर करती है। तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर टेमोक्सिफेन, फिर नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट, फिर है इटोपोसाइड और फिर है साइक्लोफॉस्फामाइड। तो टेमोक्सिफेन जो है इसको जो है इस एंजाइम को इनहिबिट नहीं करती। मिथोट्रिक्सेट जो है एंटी मेटाबोलाइट है, ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम को करती है, तो ये भी इसको नहीं करेगी। फिर उसके बाद है साइक्लोफॉस्फामाइड, ये एल्काइलेटिंग एजेंट है, ये एल्काइलेशन कोज करते हैं, तो ये भी टोपो आइसोमेरेस इनहिबिटर नहीं है। तो इसका आंसर है इटोपोसाइड। इटोपोसाइड बेसिकली टोपो आइसोमेरेस इनहिबिटर है, ये जाके इस पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट करती है और अपना जो है एंटी नियोप्लास्टिक जो रोल है इसका उसको प्ले करती है, या यूं कहो कैंसर कीमोथेरेपी में से यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट 2, जिसका सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंटी एंजाइनल ड्रग का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो के हिसाब से जो 7th क्वेश्चन है, तो हम उसकी तरफ चलते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, विच एंटी एंजाइनल ड्रग कैन कॉज रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। कौन सी ऐसी एंटी एंजाइनल ड्रग है जो कि रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कॉज करती है। तो पहले तो रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया क्या है आपको इसको समझना है। देखिए जो सिंपल टेकिकार्डिया है, सिंपल जो टेकिकार्डिया होता है उसका मतलब ये कि जब हमारी हार्ट बीट जो है 100 बीट्स पर मिनट हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, 100 से ज्यादा, तो वो होता है टेकिकार्डिया। रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया होता है कि जो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करे। कहने का मतलब अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बनाए रखने के लिए रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया कॉज होता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। मतलब किसी की भी एक रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जो है वो रिफ्लेक्स करना, तो उसे बोला जाएगा रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया। तो ऐसी कौन सी ड्रग जो है वो कॉज कर सकती है या करती है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कुछ 4 ऑप्शंस हैं, अटीनोलोल, फिर है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, फिर है वेरापामिल या फिर मेटोप्रोलोल। तो इसका सबसे सही आंसर है जो हमारी एंटी एंजाइनल में जो फर्स्ट क्लास है, यानी कि उसके अंदर ये आता है जिसका नाम है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, या फिर इसको वेसोडाइलेटर्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, उसको भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो सही इसका सही आंसर रहेगा बी, यानी कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब इसी से रिलेटेड जो है, इसी यूनिट से, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम चैनल ओपनर यूज्ड इन एंजाइना। इसमें से पोटेशियम चैनल ओपनर कौन सी है ड्रग, आपको उस ड्रग के बारे में बताना है। तो सबसे फर्स्ट है देखिए रेनोलाजीन, फिर है एम्लोडिपिन, फिर है इवाब्रेडिन या फिर निकोरेंडिल। तो इसका सबसे सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, जो है निकोरेंडिल। तो ये कहलाती है हमारी पोटेशियम चैनल ओपनर, जो कि हम इसको एंजाइना को ट्रीट करने में यूज करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको अब ध्यान हो यूनिट 2 में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डायूरेटिक्स, तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो डायूरेटिक्स से जुड़े हुए आएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें सबसे फर्स्ट दिया हुआ है मैनिटोल। मैनिटोल एक्ट्स एज एन ऑस्मोटिक डायूरेटिक मेनली एट द, तो मतलब ये एट द का मतलब कि इसका एक तरह से किस पर्टिकुलर साइट पे जाके ये एक्ट करती है, तो इसका एक तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से ये काम करती है। तो सबसे फर्स्ट साइट दी हुई है इसके अंदर अलग अलग।
तो पहला तो है प्रोक्सिमल टिब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले पे करेगी, फिर उसके बाद है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, फिर है कलेक्टिंग डक्ट या फिर ग्लोमेरुलस ओनली। तो अगर हम बात करें प्रोक्सिमल टिब्यूल लूप ऑफ हेनले, ये एक तरह की साइट 1 साइट 2 है, फिर है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसको साइट 3, कलेक्टिंग डक्ट ये है साइट 4, या कहीं आपको ये साइट 4 और ये साइट 5 भी दिख सकती है, या फिर ग्लोमेरुलस ओनली। तो बेसिकली जो मैनिटोल है ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, तो इसका आंसर है ये 1 और 2 दोनों पे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो इसका आंसर है प्रोक्सिमल टिब्यूल और लूप ऑफ हेनले। तो प्रोक्सिमल टिब्यूल जिसपे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स भी काम करते हैं, और लूप यानी कि लूप डायूरेटिक्स भी जिस पर काम करते हैं, तो इन दोनों पर ही अपना माइनर फंक्शन परफॉर्म करती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी चैप्टर से ही जुड़े हुए हैं, जो कि हमारा यूनिट 2 का सेकंड चैप्टर है डायूरेटिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो आपकी अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। तो चार ऑप्शन है इसके अंदर, फुरोसेमाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, एसिटाजोलामाइड या फिर मेनिटोल। तो अभी हमने इसमें डिस्कस किया फुरोसेमाइड जो है वो है लूप डायूरेटिक्स, उसके बाद है स्पाइरोनोलेक्टोन, तो वो हमारा अलग से आ जाता है, यानी कि वही है बेसिकली अल्डोस्टेरोन। फिर एसिटाजोलामाइड ये है आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स, फिर है मेनिटोल जो कि है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो इसका सबसे सही आंसर है यानी कि स्पाइरोनोलेक्टोन, ये अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि डायूरेटिक्स से ही जुड़ा हुआ है। द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स का सबसे मेजर एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। तो इसके अंदर देखिए चार ऑप्शंस हैं, हाइपरकैलेमिया कोज होगा, हाइपरकैलेमिया का मतलब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कोज होगा, फिर है हाइपर कैल्सीमिया यानी कि दोबारा से कैल्शियम का लेवल कहने का मतलब बढ़ जाना ब्लड के अंदर, या फिर हाइपोकैलेमिया एंड ओटोटॉक्सिसिटी। बेसिकली ये क्या करती है, ये इसके रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करती है और पोटेशियम का जो एक्सक्रीशन है उसको बढ़ाती है लूप डायूरेटिक्स। तो इसका मेजर एडवर्स इफेक्ट यही है कि ये बार बार जब उसका एक्सक्रीशन होता रहेगा तो ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। सो दैट लीड्स टू द टर्म दैट इज हाइपोकैलेमिया। और ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब कि जो आपका ईयर के अंदर किसी तरह का कुछ जो है अल्ट्रेशन कोज करे, वहां पे जो है टॉक्सिसिटी कोज करे, तो उसको हम बोलते हैं ओटोटॉक्सिसिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूप डायूरेटिक। इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि लूप डायूरेटिक नहीं है। तो कहने का मतलब चार में से तीन ड्रग्स ऐसी हैं जो लूप डायूरेटिक है, एक नहीं है। तो इसके कौन कौन से ऑप्शन है, देखिए फर्स्ट वन है टोरसेमाइड, फिर है ब्यूमेटानाइड, नेक्स्ट इज इथाक्रीनिक एसिड, फिर उसके बाद है क्लोरथेलिडोन। तो टोरसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, इथाक्रीनिक एसिड, दीज आर द ड्रग्स विच कम्स अंडर लूप डायूरेटिक। लेकिन जो क्लोरथेलिडोन है ये थायाजाइड डायूरेटिक है, तो इसका आंसर रहेगा डी यानी कि क्लोरथेलिडोन। अब इसी तरह से हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, अब ये डायूरेटिक का नहीं है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो 13वां क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट चैप्टर जो सिलेबस में दिया हुआ है यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूनिट 2 का थर्ड चैप्टर है, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। देखिए उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि एज एंटी हाइपरटेंसिव में ये यूज होता है। इसमें से कौन सा ड्रग है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की तरह बिहेव करता है। इसमें सबसे फर्स्ट है लोसार्टन, फिर है मेटोप्रेलोल, फिर है निफेडिपिन और एंड में है एनालाप्रिल। तो अगर हम लोसार्टन की बात करें, ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। तो उसके बाद है मेटोप्रोलोल, ये बीटा ब्लॉकर है, फिर है एनालाप्रिल, ये है एस इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसका आंसर है निफेडिपिन। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कौन सी है हमारे पास, निफेडिपिन। निफेडिपिन, एम्लोडिपिन ये हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हमारा जो हम डायूरेटिक्स यूज करते हैं उनका बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए वेसोडाइलेशन ऑफ आर्टरीज, ये आर्टरीज को वेसोडाइलेट करती हैं, यहाँ पे सिर्फ डायूरेटिक्स की बात हो रही है, या डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेंगी, या इनहिबिशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2
जो वहां पे रिसेप्टर है उसको इनहिबिट करेंगे, या फिर रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम। देखिए डायरेटिक्स बेसिकली करती क्या है, ये इसका आंसर तब आपको क्लियर हो जाएगा। डायरेटिक्स जो है वो यूरिन के फ्लो को बढ़ाती हैं, यानी कि यूरिन आउटपुट बढ़ता है, तो यूरिन आउटपुट बढ़ता है तो ये एडिमा ट्रीट करती है। एडिमा अगर किसी तरह का है, कहीं पे अगर फ्लूइड रिटेंशन हो गया है तो उसको ये सही करेंगी। तो बेसिकली इसका आंसर रहेगा रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम। रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे कहने का होता है कि फ्लूइड को ज्यादा से ज्यादा ये बॉडी से जो है पास आउट करती है, जिससे जो है हाइपरटेंशन को आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर है रिडक्शन इन ब्लड वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा यूनिट 5, जिसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है एंटी डायबिटिक एजेंट्स, इंसुलिन एंड ओरल हाइपोग्लाइसीमिक जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है द फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया। अब ये ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है, इसमें फर्स्ट जनरेशन कौन सी है अमंग द फॉलोइंग? तो ये सभी की सभी जो है सल्फोनिल यूरिया है। इसमें से फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया कौन सी है, इसका आंसर करना है अपने को। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसके अंदर सबसे फर्स्ट है ग्लिमेप्राइड, फिर उसके बाद है ग्लिपिजाइड, फिर है टोलब्यूटामाइड, फिर एंड में है ग्लिबनक्लेमाइड। तो अगर हम बात करें बाकी सब जो है ये ए बी और जो डी ऑप्शन है ये आपका सेकंड जनरेशन के अंदर आता है, लेकिन हम फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसका आंसर है टोलब्यूटामाइड। इसको 90s 50s और 60s के आसपास जो है डिस्कवर किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि टोलब्यूटामाइड। अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास विच क्लास मे कॉज वेट गेन एंड फ्लूइड रिटेंशन। ऐसी कौन सी इसके अंदर क्लास है जो कि आपका वेट गेन और फ्लूइड रिटेंशन कॉज करती है? ये अभी एंटी डायबिटिक की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये जितनी भी क्लासेस दी हुई है सारी की सारी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक है। तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर बाइग्वेनाइट्स ऐसा करते हैं, या फिर मैग्नीटाइड्स, फिर उसके बाद है थायाजोलिडीन डायोन्स, या फिर ग्लूकोसिडेस इनहिबिटर्स। तो अगर हम इसमें बात करें कि जिससे कारण वेट गेन हो, वेट बढ़े और फ्लूइड रिटेंशन हो जाए, तो वो इस सबसे ज्यादा कोज करेंगी थायाजोलिडीन डायोन्स। तो इसका आंसर है सी, यानी कि थायाजोलिडीन डायोन्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो लास्ट चैप्टर है पूरे सिलेबस का और यूनिट 5 का, यानी कि लोकल एनास्थेटिक्स। तो अब कुछ क्वेश्चंस उससे जुड़े हुए हैं, उस तरह में किस तरह से जो है एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लोकल एनास्थेटिक्स जनरली कंसिस्ट ऑफ विच 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। कहने का मतलब जब आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके अंदर कौन से ऐसे 3 कंपोनेंट है, तो 3 कंपोनेंट के जोड़ने से वो एक स्ट्रक्चर बनता है लोकल एनास्थेटिक का। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? कहने का मतलब सभी लोकल एनास्थेटिक्स में इन 3 कंपोनेंट को फॉलो किया जाता है उनका स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो सबसे फर्स्ट है इसके अंदर एरोमेटिक रिंग, फिर लिंकेज, फिर अमाइन ग्रुप ऐसा होगा, या फिर एस्टर लैक्टोन अल्कोहल, या फिर कॉम्बिनेशन होगा कीटोन अमाइड एल्कीन का, या फिर लास्ट में है हमारे पास अल्कोहल इथर या फिर अमाइड। तो अगर हम बात करें लोकल एनास्थेटिक्स, सभी के अंदर आपको एरोमेटिक रिंग मिलेगा, साथ में आपको लिंकेज है उसमें, और फिर साथ में लगा हुआ है अमाइन ग्रुप जिसका खुद का भी सब्स्टिट्यूशन हुआ हुआ है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि एरोमेटिक रिंग, लिंकेज और अमाइन इनके कॉम्बिनेशन से जो है लोकल एनास्थेटिक के स्ट्रक्चर बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन एसएआर यानी कि सार यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें लोकल एनास्थेटिक्स की, द एरोमेटिक रिंग प्रोवाइड्स, एरोमेटिक रिंग क्या प्रोवाइड करता है? एरोमेटिक रिंग क्या प्रोवाइड करेगी? क्या उसके उससे जो है हाइड्रोफिलिसिटी होगा, या फिर लिपोफिलिसिटी होगा, क्या वो आयोनाइजेशन कोज करेगा, या फिर मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी कोज करेगा? देखिए जो भी एरोमेटिक रिंग्स है बेसिकली वो होती हैं मोस्टली आपकी, जैसे हम कोई भी स्ट्रक्चर ले ले, बेंजीन हो गया या आप जितने बाकी जितने सॉल्वेंट्स हैं हेक्सेनॉल वगैरह, तो वो सभी जो है लिपोफिलिसिटी कॉज करते हैं, दे आर द लिपिड सोल्यूबल। तो अगर वो किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में लगा हुआ है तो उसका रिस्पॉन्स रहेगा कि वो लिपोफिलिसिटी कॉज करेंगे। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बी, यानी कि लिपोफिलिसिटी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए अगर हम बात करें लिडोकेन या लिग्नोकेन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, किस कैटेगरी के अंडर आती है लिग्नोकेन या फिर लिडोकेन? तो ये अगर ये हम बात करें, ये क्लास के हिसाब से दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग क्लासेस दी हुई हैं, तो कौन सी पर्टिकुलर क्लास में इस ड्रग का नाम आएगा? तो क्या ये बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है, या फिर अमाइनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव है, या फिर एनिलाइड है,
डेरिवेटिव या फिर मिसलेनियस है। तो इसका सबसे सही आंसर है एनिलाइड। इसके अंदर एनिलाइड ग्रुप लगा हुआ होता है लोकल एनास्थेटिक में। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको क्लियर है तो आपको आसानी से पता लग जाएगा कि एनिलाइड क्या है और उसके स्ट्रक्चर में ऐसा कौन सा ग्रुप वहां पे लगा हुआ है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी है 19 का, दैट इज एनिलाइड। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट एंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग एस्टर एनास्थेटिक। यानी कि वो एस्टर कैटेगरी से है, एनास्थेटिक है, जो कि मोस्ट पोटेंट है और लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, जिसका कि जो है काफी लंबे समय तक वो काम करता है। तो अगर हम इससे बात करें, देखिए चार ऑप्शन है, प्रोकेन, फिर उसके बाद है बेंजोकेन, नाउ द नेक्स्ट इज ब्यूटा, उसके बाद है टेट्राकेन। तो अगर हम सबसे मोस्ट पोटेंट ड्रग की बात करें इन चारों में से, तो वो आपका रहेगा इसके अंदर टेट्राकेन। तो टेट्राकेन जो है मोस्ट पोटेंट और लॉन्ग एक्टिंग एस्टर की तरह काम करता है एज अ लोकल एनास्थेटिक। तो ये था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें और इसको जो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको इस तरह की नॉलेज मिल सके। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें, इससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।